दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस एमसीक्यू के तहत लोक सेवा आयोग, महान्यायवादी से कुछ क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से और निर्वाचन आयोग से कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने में जा रहा हूं। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और देखिए। कुछ क्वेश्चन, अधिक तो नहीं, बस 30-32 क्वेश्चन आएगा और जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे तो शायद आपका जो जिस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग की बात यहाँ पर हो रही है। तो निर्वाचन आयोग का मतलब ये हुआ कि भारत में जो चुनाव करवाते हैं, खासकर लोकसभा चुनाव और इसके बाद राज्यसभा का और विधानसभा का, तो निर्वाचन आयोग के बारे में जो हमारे संविधान में दे रखा हुआ है उसके लिए अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का क तक है, भाग 15 में है। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कृत्य के बारे में दिया हुआ है, कार्य के बारे में दिया है, कौन कौन से कार्य निर्वाचन आयोग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना। दोस्तों, ये इसका निर्वाचन आयोग नहीं करवाते हैं। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, ये भारत सरकार के निर्वाचन आयोग का ये काम नहीं है, ये राज्य सरकार के निर्वाचन आयोग का काम है, नगर पालिकाओं या नगर निगमों का चुनाव करवाना। तीसरा कहता है, निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। ऐसा कोई बात नहीं है, यानी इसमें जो तीनों बात में कोई सही नहीं है, इसका सही आंसर, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त में कोई नहीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो दोस्तों, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो देखिए किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। पहला तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग से संबंधित है। बी है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ये भी चुनाव आयोग से संबंधित है। इसके बाद सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, डाउट फील लग रहा है। इसके बाद डी, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये भी चुनाव आयोग का काम है। इसका मतलब है सी जो ऑप्शन दे रखा हुआ है ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। ठीक है, आगे, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी उसे पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। दोस्तों, चुनाव आयोग का अपना कार्यकाल है, उन कार्यकाल के दौरान तो कार्यकाल ख़त्म होने के बाद तो अपने आप हट ही जाएंगे, लेकिन अगर उस कार्यकाल के दौरान उसे हटाना हो तो हटाने क्या प्रोसेस है, तो जो आपका यहाँ पर डी में दे रखा हुआ है, डी में दिया हुआ है, यही इसका प्रोसेस है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इसे हटाया जा सकता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये महाभियोग की तरह प्रोसेस है, महाभियोग की तरह चलता है, लेकिन महाभियोग शब्द का यहाँ इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि महाभियोग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर किया जा सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर होगा बी, ये निर्वाचन सुधार से संबंधित था। लेकिन एक बात और जान लीजिए, दिनेश गोस्वामी आयोग का स्थापना 1990 में किया गया था और ये अपना 1990 में ही अपना मतलब जो भी जिस काम के लिए दिया गया था वो अपना प्रस्तुत कर दिए सरकार को, लेकिन इसकी प्रस्ताव को 1996 में लागू किया गया था। ध्यान रखें दोस्तों, 1996 में इसकी प्रस्ताव को लागू किया था, जबकि इस प्रस्ताव अपना रिकमेंडेशन 1990 में ही दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान त्रिसदस्यीय चुनाव आयोग की व्यवस्था कब से कार्यरत है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, यानी 1993 से। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ बातें और आप जान लीजिए। 1950 से 15 अक्टूबर 1989, 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्य रहा। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से ये 2 अतिरिक्त और चुनाव आयुक्त को
शामिल किया गया। इस तरह 3 सदस्य बन गए, फिर 1990 में फिर 1 सदस्य बन गए, और फिर अक्टूबर 1993 से, दोस्तों ध्यान रखेंगे, अक्टूबर 1993 से आज तक त्रिस्तरीय चुनाव आयोग है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है देख लीजिए। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा ना हो तो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संतुष्टि करना। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन वाला बात तो खैर यहाँ गलत है, इस संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। 1 और 2 सही है, तो इसका 1 और 2 कौन सही है देखिए, और सॉरी यहाँ पर एक और है, निर्वाचन सूचियाँ तैयार करने का कार्य निरीक्षण निर्देशन और नियंत्रण, यानी ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, तो आप ऐसा कह सकते हैं बी इसका सही आंसर है, यानी 1, 2 और 4 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, पहला कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाला वेतन में असमानताएं हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अधिकार समान है। ठीक है, अधिकार समान है, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकार पूरी तरह समान है, इसमें किसी तरह पर कोई दिक्कत नहीं है। तो और यहाँ वेतन की असमानता लिखा हुआ है, इसमें डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। ये बात सरासर सही है। ठीक है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीसरा में कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, ये भी सही है। और इसके बाद चुनाव आयुक्त के कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष के आयु प्राप्त कर लेने दिन तक जो पहले हो जाता है। ठीक है, होता है। तो यहाँ पर 5 वर्ष नहीं दोस्तों, यहाँ पर होगा आपका 6 वर्ष। ठीक है, तो इसीलिए ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर है 2 और 3, यानी इसका सही आंसर बी होगा, ना कि और कुछ हो सकता है, यानी 1 और 4 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। निर्वाचन आयोग के बारे में कहा जा रहा है, यानी आर्टिकल 324। देखिए, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 3 में कहता है लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना, है तो गलत है, 3 वाला एकदम सही सरासर गलत है। संसद की कार्यवाही में सीधा प्रसारण करवाने की अनुज्ञा देना, ये भी गलत है, यानी 2, 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 जहाँ भी सही होगा, यानी इसका आंसर सी होगा, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त 3 होता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का एक ही मात्र तरीका है, और वो है उसी प्रकार जो सी ऑप्शन दे रखा हुआ है, उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, इसी आधार पे इसको हटाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है। ठीक है, यानी बीच में चुनाव, जो 5 साल टेन्योर है वो 5 साल पूरा ना हो, उससे पहले चुनाव अगर करवाना हो, उसी को हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो मध्यावधि चुनाव जो करवाने का प्रोसेस है वो है समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है, यानी बीच में ही किसी कारण से भंग कर दिया तो चुनाव हो सकता है। 11 नंबर में है, राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। इसके बाद भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आप समझ जाइए, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद 76 में है। और एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि अटॉर्नी जनरल के बारे में ये कहा जाता है कि ये भारत सरकार का वकील है, विधि अधिकारी है। अगर भारत सरकार को कानूनी परामर्श भी देते हैं, भारत सरकार को अगर कानूनी परामर्श चाहिए, महान्यायवादी ही कानूनी परामर्श देते हैं और
महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों अगर चाहें आप लोग तो इसी चैनल के माध्यम से आप वीडियो में जाकर महान्यायवादी के बारे में एक वीडियो बन चुका है, चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं कोशिश किया हूँ वहाँ बताने के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार कोई डाउट ना रह जाए। दोस्तों देख लेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बात सही है, ठीक है। इसके बाद उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद उसे संसद किसी भी एक सदन की सदस्य होना चाहिए, ये गलत है, सही नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। यानी 1 और 2 सही है, इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है, सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। दोस्तों अभी मैं बताया कि भारत सरकार का जो मुख्य परामर्शदाता है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी को भारत के किस न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों ये किसी भी न्यायालय में भी जा सकते हैं, सारे न्यायालय में कहीं भी जाकर अपना बात रख सकते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी, सही है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है, ये भी सही है। उस संसद में बोलने मत देने का अधिकार नहीं है, ऐसा बात नहीं, बोलने का अधिकार तो है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए, ये भी गलत है। यानी 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 सही होगा। तो देखिए इसका 1 और 2 कहाँ पर है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को निम्नलिखित में से किस एक को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पदच्युत करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो ये कौन होता है, न्यायिक सलाहकार होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अटॉर्नी जनरल की सहायता करने के लिए कोई सॉलिसिटर जनरल होता है, तो सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। अब यहाँ पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात आया तो याद रखेंगे दोस्तों 148 से 151 आर्टिकल में है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बस इतना समझेंगे कि ये भारत की जनता के पैसा का रखवाला या तो ऐसे कर सकते हैं, जितना भी पैसा खर्च होता है इनके देखने का काम है कि पैसे जगह पर खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भारतीय जो पैसा है, जो जनता का पैसा है, इनका रखवाला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। जो पहले हो जाए 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष पूरे होने पर, जो पहले हो जाए उसी से वही मतलब उसका सेवानिवृत्त होने का एज है। यानी या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मानवाधिकार आयोग, पहली बात समझ जाइए, एक बहु सदस्य संस्था है। दूसरी बात है, इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। इसका एक अध्यक्ष होता है जो CJI के तौर पे, जो सेवानिवृत्त CJI होते हैं वो बनते हैं, और इसका 5 सदस्य और होते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ही इस सदस्य बनते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है या तो 70 साल होता है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, या तो इसका 3 वर्ष कार्यकाल 3 वर्ष होगा या 70 साल, जो पहले हो जाए उसी से ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या दिया है इसको पर देख लीजिए। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसकी प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएँ हैं। इनकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति के हैं। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना अज्ञापरक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा वो होगा 1 और 3, यानी 1 और 3 में देखिए क्या है कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की संस्थापना होना चाहिए। इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रवृत्ति का है, और इस महिला के लिए बात यहाँ पर कुछ ऐसा बात नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, यानी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए वित्त आयोग के बारे में। दोस्तों पहले बात वित्त आयोग समझिएगा, आर्टिकल
280 के तहत में वित्त आयोग दिया हुआ है हमारे देश में। तो वित्त आयोग का काम है भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। संचित निधि पे से धन निकालने के लिए वित्त आयोग सिफारिश नहीं किया जाता है। दूसरी बातें, प्राप्त करों और राज्यों के भागों में बांटना, ये बात सही है, ठीक है। इसके बाद सहायता अनुदान के लिए राज्यों को आवेदन पर विचार करना, ठीक है। इसके बाद संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। तो दोस्तों इसमें 2 और 3 ये चीज़ें वित्त आयोग का काम है। प्राप्त करों राज्यों के भागों में बांटना और सहायता अनुदान के राज्यों के आवेदन पर विचार करना, यानी इसका आंसर होगा बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति को राज्यों और केंद्र के बीच राजकोषीय संबंधों के खास पहलुओं के बारे में सिफारिश करता है या करते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग, जो वही सिफारिश करते हैं, ठीक है। तो वित्त आयोग सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्यों का व्यवस्था, दोस्तों ध्यान रखेंगे, 4 सदस्यों की व्यवस्था है। इसके बाद वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय, इस संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? सब में एक लक्षण समान है, वो क्या पूछ रहे हैं? तो वो देखिए, वो यही है कि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब का सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है, तो सही नहीं पूछ रहा है तो दोस्तों इसको सही सब पढ़ लेंगे, ठीक है, सब पढ़ेंगे। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना निर्वाचन आयुक्त को प्रस्तुत किया जा सकता है, बात एकदम सही है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा नहीं सही है। दूसरा बी कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों में मतभेद की स्थिति में विधि आयोग निर्णय करता है, ये डाउटफुल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां एक समान होती है, ये भी सही है, ठीक है। निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष अथवा उनकी आयु 65 वर्ष तक जो भी पहले होती है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये जो सी दे रखा हुआ है, बी जो दे रखा हुआ है, ये बी इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। यानी इसका सही आंसर बी ही है, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कथन सत्य खोजना है, सत्य की खोज में चलते हैं। तो सत्य की खोज में निकलने के चक्कर में क्या होगा, देख लीजिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद संविधान द्वारा सृजित किया गया है, एकदम सही है। आपको भी बताएं कि 148 से 151 तक इसका अनुच्छेद है, संविधान द्वारा सृजित पद है। इसके बाद 2 में कहता है 5 वर्ष या 60 वर्ष, नहीं, यही तो गलत हो गया, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर रिटायरमेंट हो जाएगा। उसे पद से केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, बात सही है, लेकिन इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द के लिए एक ही व्यक्ति का प्रयोग किया गया, राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन प्रोसेस वही है। 4 में कहता है वो भारत के संचित निधि से व्यय किए गए सभी मदों तथा केंद्र एवं सभी राज्यों द्वारा व्यय की गई धनराशि का परीक्षण करता है तथा इस बात की जांच करता है कि व्यय विधि के अनुसार किया गया या नहीं, ये भी आपका सही है। यानी देखिए, 2 इसका सही नहीं है, बाकी 1, 3 और 4 ये सब सही है, ठीक है, यानी 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चुनाव याचिका पर निर्णय देने का अधिकार है। दोस्तों, चुनाव याचिका की बात किया जा रहा है। चुनाव याचिका पर निर्णय देने की जो अधिकार है, किसके पास अधिकार है? तो न्यायाधिकरण के पास, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि जो इसका सही आंसर होगा डी या 2 और 3, यानी सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का, ठीक है। यानी जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण का अधिकार नहीं है, इन दोनों का अधिकार नहीं है, और मात्र 2 और 3 जहाँ पर होगा उसका वही सही आंसर होगा। 2 और 3 कहाँ डी में है,
तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों के व कार्यकाल निर्धारण कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग का जो सेवा शर्तें कार्यकाल निर्धारण जो करते हैं वो संसद करते हैं, यानी इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए परीक्षा आयोजित करती है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, वह केंद्रीय सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए निर्धारित परीक्षाएं करती है। तो इसमें देखिए 1 और 2 सही आंसर होगा, यानी इसका आंसर डी होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे। इसके बाद है ब्रिटिश भारत की हुकूमत के समय सर्वप्रथम किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई? दोस्तों बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। ब्रिटिश भारत की हुकूमत के समय सर्वप्रथम किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई? तो दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? दोस्तों मैं अभी बताया 148 के तहत में सीएजी का नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी का वेतन एवं सेवा शर्तों को कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसकी वेतन और सेवा शर्तें का जो निर्धारण करते हैं वह है भारतीय संसद, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भारतीय संसद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को किन अधिकारों के माध्यम से पूरा करता है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में सभी, यानी केंद्रीय राजस्व एवं डाक तार विभाग के महालेखाध्यक्ष, प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यय की जांच करने वाला महालेखाध्यक्ष, खाद्य पुनर्वास तथा पूर्ति के लेखों के जांच करने वाला परीक्षाध्यक्ष, ठीक है। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य है? तो दोस्तों ध्यान रखें इस बात को लेकर कि इसका कार्य पूछा जा रहा है। तो देखिए सभी कार्य, इसका सही आंसर होगा डी। तो इसमें देखिए केंद्र एवं राज्यों के सभी लेन देन की लेखा परीक्षा करता है, केंद्र सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच करता है, वह ऋण, निक्षेप, शोधन, निधि आदि धनराशियों से संबंधित केंद्र व राज्यों के सभी लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। तो यानी इसका आंसर है वो है डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सार्वजनिक धन का प्रहरी कहा जाता है? यानी अभी मैं बताया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जनता के धन का प्रहरी कहा जाता है। तो यानी इसका आंसर ए होगा, जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? ये आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके बारे में दोस्तों जान लीजिए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जब अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से। तब लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो उस रिपोर्ट पर बहस करे, नहीं तो उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को दे देते हैं फिर से चेक करने के लिए। तो उस समय लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, मित्र, दार्शनिक के रूप में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। दोस्तों ये था आज का कुछ क्वेश्चन जो कि मैं कोशिश की आपको बताने के लिए, और देख लेंगे आप लोग, कमेंट करेंगे। दोस्तों इस एक बात ध्यान रखेंगे कि आपका कमेंट बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, आप कमेंट जरूर करेंगे देखने के बाद। और दोस्तों इतना ध्यान रखेंगे, आप लोग सुझाव भी देंगे, अगर कोई गलतियां हो रही है जरूर सुझाव देंगे कि यहाँ पर गलती है, एक दोस्त के नाते जरूर सुझाव देंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अपने दोस्तों शेयर करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।